तो हम पिछले लेक्चर में आपके फिलोसफर्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट फिलोसफर रह गया था थॉमस एक्विनास। इफ द हाईएस्ट एम ऑफ अ कैप्टन वर टू प्रिजर्व हिज शिप ही वुड कीप इट इन द पोर्ट फॉरएवर। क्या मतलब है इसका? In order to succeed, you have to take risks. कि अगर आप बोलोगे कि मैं बच बच के चलता रहूँ तो फिर तो हर कोई सही तक नहीं चलता रहेगा, but you won't succeed. बिल्कुल सही कहा। मैं वाक्यों को भी ऑनलाइन बता दूं कि थॉमस एक्विनास का कहना था कि अगर आप लाइफ में सिर्फ हमेशा यही सोच के चलते रहोगे कि मेरे लिए सबसे सेफ चीज क्या है, सेफ्टी क्या है, तो आप लाइफ में मतलब कभी रिस्क ही नहीं उठा रहे हो। अगर रिस्क नहीं उठा रहे हो तो एक्चुअली आपके जो अंदर का टैलेंट है वो कभी निकल के बाहर नहीं आएगा। लाइफ में कभी ना कभी रिस्क उठाने, डर जरूर लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, माउंटेन ड्यू तो बीच में हम कंपनी की ऐड भी कर देते हैं। तो रिस्क उठाने लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है तुम में किसी चीज का पोटेंशियल है, रिस्क जरूर लो। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? फेल हो जाओगे। पर दूसरी साइड तो तुमने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि तुम में टैलेंट क्या है, तो अल्टीमेटली तब भी तो जीरो पे ही हो। एक साइड पे तुम फेल होके जीरो पे आ रहे हो, दूसरी साइड पे सेफ चलने का मतलब है तुम पहले ही जीरो पे हो। रिस्क लेके फेल होना लाइफ में ज्यादा अच्छी बात है डर डर के जीने से। तो रिस्क लेना सीखो, थॉमस एक्विनास ने बोला था। थॉमस एक्विनास का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर जंप करूंगा, वो है कि तुम एक वॉर को कब जस्टिफाइड कह सकते हो, कि लड़ाई लड़ना कब जस्टिफाइड है, कब एक लड़ाई एक सही लड़ाई मानी जाएगी। तो उसने 3 प्रिंसिपल्स कहा कि एक वॉर को जस्ट वॉर यानी कि इंसाफ के लिए लड़ाई उसे क्यों बोला जाएगा। सबसे पहले, वॉर मस्ट अकर फॉर अ गुड एंड जस्ट पर्पस रादर देन परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर। जब लड़ाई लड़ी जा रही है उसका पर्पस अच्छा है और इंसाफ दिलाने के लिए, ना कि और ज्यादा लैंड लूटने के लिए या किसी चीज के लिए। जो चाइना का प्रिंसिपल है वो वेल्थ और पावर का है, इसलिए चाइना जो अपना अग्रेशन दिखाता है बॉर्डर्स पे, थॉमस एक्विनास के मुताबिक गलत है। अपने आप को डिफेंड करना इंडिया के लिए क्यों सही है? क्योंकि हम अपनी टेरिटरी अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, जस्ट वॉर मस्ट बी वेज्ड बाय प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड अथॉरिटी सच एज स्टेट। जो वॉर है वो स्टेट्स के बीच में होनी चाहिए। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई, थॉमस एक्विनास के मुताबिक ये कोई वॉर लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, इनके कोई सिटीजन्स कुछ नहीं है। आपको एक स्टेट टू स्टेट वॉर ही सबसे जस्टिफाइड वॉर है, यानी कि 2 स्टेट्स लड़े। स्टेट्स बनते किससे हैं? हमने हमेशा पढ़ा है, लोगों से, सरकार से, हर चीज से मतलब जुड़ के बनती हैं। ठीक है। लोग होते हैं, लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी होती है और उनकी एक सरकार होती है, ये स्टेट है। अगर इंस्टीट्यूशन कोई प्रॉपर नहीं है, जैसे स्टेट प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड है, अगर वो नहीं है, उनका लड़ाई लड़ना अपने आप में गलत है। तो टेररिस्ट जो लड़ रहे हैं वो अपने आप में इसमें गलत है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड, वॉर का हमेशा एंड पर्पस क्या होना चाहिए? पीस मस्ट बी द सेंट्रल मोटिव इवन इन द मिड्स ऑफ द वायलेंस। चाहे लड़ाई फुल स्केल पे है, तुम्हारा हर टाइम लड़ाई शुरू करते टाइम, लड़ाई के मिड में, हर टाइम एम ये होना चाहिए कि लड़ाई अल्टीमेटली एंड कहाँ हो रही है, और जब एंड हो रही है तो एक्चुअली पीस स्टैब्लिश होनी चाहिए, शांति स्टैब्लिश होनी चाहिए। अगर पीस नहीं हो रही तो आपकी वॉर अपने आप जस्ट नहीं है। तो शांति होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मतलब कि दोनों साइड अगर वॉर रेज हो रही है तो दोनों साइड का कॉमन एक मोटिव पीस ही होना चाहिए।
पीस ही होना चाहिए। अल्टीमेट गोल हमेशा पीस होना चाहिए। शांति कहाँ जाके स्टैब्लिश हो, वो इसके थ्रू होना चाहिए। ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल लॉ, विनय जी कितने लिखे हुए हैं? सर जस्ट वॉर लिखे हैं हाँ जी, सर, जस्ट वॉर लिखे ना, जस्ट वॉर अकॉर्डिंग टू थॉमस, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ जस्ट। अच्छा अच्छा, बेसिकली जो थॉमस एक्विनास था ना, वो जो किंग्स थे उनके रूल को सपोर्ट करता था। उसका कहना था कि जो मोनार्क है, जो एक राजा है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है उस टेरिटरी के अंदर। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है कि एक राजे को भगवान के तौर पे रिकॉग्नाइज करना और उसके राइट को रिकॉग्नाइज करना रूल का, ये कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता थॉमस एक्विनास के मुताबिक, क्योंकि ये बाय नेचर ही ऐसा है। नेचर ने हक दिया है, भगवान ने उसे हक दिया है राज करने, तो उसके मुताबिक ये है। ठीक है, नेचुरली उसे राइट मिल रहा है ये राज करने का, इसके थ्रू ये है। क्लियर है। और लास्ट इसका एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट। ये हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट क्या होता है? कोई चीज एक करन ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। मतलब होता है कि एक चीज को फॉलो करो, उसे कैसे करोगे? हाँ, क्या एक एक्शन कम्युनिकेशन है। देखो कई बारी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लवप्रीत ने बिल्कुल सही उससे दिया। ठीक है, तुम्हारा भी सही है वर्डिंग इसमें। हाँ, कि जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो, अगर उसके अगेंस्ट कुछ बुरा भी हो जाता है, तो उसे कहते हैं डबल इफेक्ट। तुम्हारा एक साइड पर्पस अच्छा था और कुछ बुरी चीज भी साथ में कमिट हो। जैसे कि कहीं पे तुम देखते हो कि लेट्स सपोज कोई लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो रही है, तुम लड़की को बचाने जाते हो और बचाने के चक्कर में मतलब हाथापाई में वो जो मोलेस्टर था, जो मोलेस्ट कर रहा था, उसकी जान चली जाती है। तो तुमने एक साइड पे लड़की की सेफ्टी देखते हुए इंटरफेयर किया था, लड़की को बचाया, और दूसरी साइड पे एक बंदे की जान भी चली। तो एक अच्छे काम के लिए एक बुरा काम अपने आप कमिट होता है, इसे कहते हैं डबल इफेक्ट। ये बहुत जगह पे आपके मेंस में काम आएगा। डबल इफेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, डबल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो डबल इफेक्ट को बथेरे चीजों को जस्टिफाई करने के लिए तुम यूज कर सकते हो। थॉमस एक्विनास का प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है, इसके चलते हुए कहीं पे भी मतलब लेट्स सपोज आर्मी, कहीं पे तुम्हारी पुलिस फोर्स थी, कुछ प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर्स वहां पे अचानक दंगे होने लग गए, तुम्हारे पुलिस फोर्स को घेराबंदी होने लग गई है, उसके चलते हुए तुमने क्राउड के ऊपर फायरिंग कर दी जिसमें कुछ लोग मारे गए। अब अच्छी चीज क्या हुई कि तुमने अपने कोलीग्स को बचा लिया, और जो बड़ी प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता था तो सारा क्राउड डर के भाग गया। ठीक है, तो लोगों को भी मैक्सिमम को हर्ट करने से बचा लिया, पर इस चक्कर में कुछ लोगों की अब जान चली गई। ये भी डबल इफेक्ट है, कुछ अच्छा करने के लिए बुरा अपने आप। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अनऑफिशियली जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। जो गांधी थे उन्होंने 3 चीजों के अगेंस्ट अपनी पूरी लाइफ जो बिताई है। एक तो जो इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म होता था, फिर लोगों को वायलेंस रोकने के लिए, और जो दुनिया में कलोनियलिज्म की प्रैक्टिस थी खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी। गांधी जी को एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोला जाता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन होता है?
इसका बहुत हाँ, गांधी जी मैन ऑफ एक्शन बोले जाते हैं रादर देन जस्ट अ थिंकर। देखो ऊपर जितने लोग थे वो सिर्फ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे और चीजें लिख रहे थे, चाहे वो चीजें वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें या ना करें। लाइफ में अगर तुम कोई आइडल्स बनाते हो, कोई रूल्स बनाते हो, अगर तुम सारे के सारे अपने रूल्स को पूरा करते हो तो तुम एक प्रैक्टिकल आइडलिस्ट हो। ठीक है, तो गांधी जी अपने लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स जैसे नॉन वायलेंस और ये सब कुछ, और उन्हें उसके बाद फॉलो अप भी करते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी तरीके से बताई है। ठीक है, यही उनकी लाइफ का पूरा स्ट्रगल है, सब कुछ है। क्लियर है? तो अच्छा, गांधी जी के मुताबिक क्या वायलेंस यूज करनी चाहिए या किसी भी सिचुएशन में वायलेंस यूज कर सकते हैं? अगर तुम वायलेंस सेल्फ डिफेंस में यूज कर रहे हो, गांधी जी के मुताबिक वो ठीक है। बेटर कि तुम वायलेंट हो जाओ, जी हाँ, दूसरी साइड यहाँ तो तुम बिल्कुल ही डर के सबमिट कर दो कि प्लीज मुझे मत मारो यार, छोड़ दो मुझे। दूसरी साइड पे अगर तुमने अपने आप को बचाना है और उसके चक्कर में तुम वायलेंट हो रहे हो, तो वो गांधी जी के मुताबिक वो वायलेंस सही है। वो वायलेंस गलत है जो लोगों को एक्चुअली तुम्हारी तरफ से हार्म पहुंचाने के लिए ही है। ठीक है, सिर्फ वो वाली वायलेंस सही होती है जो तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में है। तो गांधी जी ऐसा नहीं है कि 100% नॉन वायलेंट प्रमोट किया है। वो वायलेंस को उन्होंने जस्टिफाई कहा है जहां पे कोई गलत कर रहा है उसका जवाब तुम देना चाहोगे। ठीक है, क्लियर है? अब गांधी जी ने एक प्रिंसिपल दिया था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब एक्चुअली होता है कि अल्टीमेट ट्रुथ की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई। ठीक है, क्योंकि माना जाता है ना कि सच की हमेशा सत्यमेव जयते। बिल्कुल, ये जो स्लोगन है पुलिस स्टेशन में पुलिस का लोगो बन के वो आता है सत्यमेव जयते, ये गांधी जी के सत्याग्रह की थ्योरी से ही आया कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, हमेशा सच्चाई की ही जीत होगी। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का प्रिंसिपल आपको लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक नॉन वायलेंट तरीके से कैसे अपने ओपोनेंट का पूरा माइंड सेट अपनी तरफ कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में तुम किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट को ना इंजर करोगे, ना उसे डिस्ट्रॉय करोगे, बल्कि उसे कन्वर्ट करोगे कि वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा साथी बन जाए। ठीक है, उसका जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन, मन बदल दोगे किस तरीके से। ठीक है, सत्याग्रह स्ट्रॉन्ग मॉरल कंटेंट मांगता है जिसमें तुम्हें सेल्फ सफरिंग भी सहनी पड़ेगी। जैसे वो मूवी आई थी ना संजय दत्त की, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें वो लोगों को एडवाइस करता है ना कि कोई अगर थूक के रोज जा रहा है, स्माइल करके साफ करते हो। किसी के पान की स्मेल किसी को साफ करनी वैसे तो पसंद नहीं है, यही तो सफरिंग है। पर उसका धीरे धीरे वो मदद खाते ना एलाई बन जाता है कि खुद ही वो रुक जाता है। यही सत्याग्रह है। ठीक है, मूवीज का एग्जांपल मीम्स में दे सकते होते हैं कुछ। ठीक है, तो मूवीज की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है। सेल्फ सेक्रीफाइस जो सत्याग्रह में है वो सबसे पावरफुल चीज है। ठीक है, तो अपना सैक्रिफाइस सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी और को सैक्रिफाइस करना या किसी और को हर्ट करना वो गलत है। अपने आप को किसी काम में सैक्रिफाइस करना सबसे ऊंची चीज है। ठीक है, सत्याग्रह इज एम्ड एट चेंजिंग द हार्ट ऑफ द पीपल एट मॉरल, लोगों का वही मन बदल देना। Satyagraha can be applied against our nearest and dearest ones because it has no anger, violence, and altered.
तो सत्याग्रह जो आपके नजदीकी हैं, चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, कोई भी है, अगर आप उनमें भी कोई चेंज लाना चाहते हैं, आप उनके खिलाफ भी सत्याग्रह यूज कर सकते हैं। तो सत्याग्रह में ना कोई गुस्सा है, ना कोई वायलेंस है, ना कोई हेट्रेड है। तो आपको अल्टीमेटली अपने क्लोज वंस को हर्ट तो हम वैसे भी नहीं करना चाहते, और अगर आप उनमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो सत्याग्रह से हर चीज चेंज हो सकती है। ये गांधी जी करते हैं। ठीक है, सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्रुथ व्हिच अल्टीमेटली ब्रिंग्स विक्ट्री। ये अल्टीमेटली जीत लेके आएगी, लॉन्ग टर्म गोल है, जीत आएगी। Satyagraha arouses consciousness of the masses, educate them, unite them, and make them fearless, non-violent soldiers. अगर ये सब कुछ करने लग गए तो आपकी पॉपुलेशन ऐसी बन जाएगी कि आपको कभी फियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी जीत हमेशा हर टाइम श्योर। क्लियर है? तो गांधी जी का दुनिया के बारे क्या सोचना था? हाँ जी, क्या सोचना था गांधी जी का? गांधी जी का सोचना था कि दुनिया में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य का मतलब किसी एक रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। राम राज्य जो एक्चुअली प्रिंसिपल है वो है ऐसा देश जहां पे हर कोई पीसफुली रह रहा है, जिसे जो कोई चीज प्रैक्टिस करनी है, मतलब कोई रिलीजन ही हो गया, ऐसा नहीं तुम बीफ के चक्कर में लोगों की जान लेते घूम रहे। राम राज्य में जिसे जो करना है वो करे, हर कोई दूसरे से शांति से बिहेव करता है, ठीक है, प्यार से रहेगा, वही राम राज्य है। ठीक है, आपकी सरकार जो राम राज्य की बात करती है वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो कुछ फेमस सेइंग्स महात्मा गांधी जी की कोई भी जो आपको नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लो, फिर मैं समझा देता हूँ। सर अथॉरिटेरियनिज्म ते टोटलिटेरियनिज्म च फर्क दस्सियो। दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। टोटलिटेरियनिज्म ज्यादा कट्टरवाद है, अथॉरिटेरियनिज्म सिर्फ अपनी बात मनवाना, मतलब स्ट्रिक्टली बात मनवाना। टोटलिटेरियनिज्म एक्सट्रीम हो जाता है कि टोटली उनका रिलीजन ही मानना पड़ेगा, उनके प्रिंसिपल ही मानने पड़ेंगे। अथॉरिटेरियनिज्म है कि अथॉरिटी अपनी बात मना रही है, उसमें रिलीजन हर बारी हो जरूरी नहीं है। टोटलिटेरियन में टोटली उन्हीं के मुताबिक, जैसे सऊदी अरेबिया वो टोटलिटेरियन है, वहां पे अगर तुमने इस्लाम को कुछ भी बोला तो वो तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। ठीक है, फिर मिलोगे ही। अथॉरिटेरियनिज्म फिर इंडिया ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। अथॉरिटेरियनिज्म कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि लोगों के ऊपर अपनी बात मनवाना, लोगों की कभी ना सुनना। ठीक है, अपनी मन मर्जी, जो रूलर है वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और वो लोगों की नहीं सुन रहे। तो डेमोक्रेसी में ये वर्ड नहीं यूज हो सकता। ठीक है सर। तो किसी को उसमें कोई डाउट नहीं? सर पहले वाली दस्यो जी। Man and his deeds are two distinct things, whereas a good deed should call forth approbation and wicked deed disapprobation. The doers of the deed, whether good or wicked, always deserve respect or pity as the case may be. देखो, ये सेकंड कोट भी उसी से मिलती जुलती है। ठीक है, इंसान और उसके कर्म दोनों को अलग अलग करके पढ़ो। मतलब देखो, कभी भी इंसान को उसके कर्मों से न जोड़ो। उसके कर्म बुरे हैं, इंसान नहीं बुरा होता। अगर उसके कर्म बुरे हैं, कर्मों को डिस्करेज करो, इंसान को नहीं। और अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है, उसके कामों को इनकरेज करो। ठीक है, ताकि वो और वैसे काम करे। तो कामों को इनकरेज और डिस्करेज करना है, लोगों को नहीं। ठीक है, तो दूसरा भी बस यही है।
कि बुरे कामों से नफरत करो, जिसने बुराई की है उससे नफरत नहीं करो। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आपके किस कंट्री के लीडर थे? साउथ अफ्रीका। और ये दुनिया मतलब ये उस कंट्री के फर्स्ट क्या बने? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है। इन्होंने जो लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट लड़ी थी वो थी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी थे। अपार्थाइड क्या होता था? देखो साउथ अफ्रीका में ना एक सिस्टम बनाया गया जिसमें लोगों को उनके कलर के बेसिस पे, रेसिस के बेसिस पे बांटा हुआ। रेशियल सिस्टम की सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड सिस्टम है। इसमें वाइट्स के लिए रहने के लिए जगह बिल्कुल अलग, ब्लैक्स के रहने के लिए जगह बिल्कुल अलग। ठीक है। एक पोस्ट ऑफिस की भी अगर बिल्डिंग होगी, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग की भी दो एंट्रेंसेस होंगी, एक जिसे सिर्फ वाइट यूज कर सकते हैं और एक जिसे ब्लैक यूज करें। हॉस्पिटल के अंदर भी जो बेड होते थे ब्लैक्स और वाइट्स में बांटे होते। अगर लेट्स सपोज किसी इंसिडेंस में ब्लैक्स को बहुत ज्यादा मतलब ये लगाते हैं, ब्लैक्स और वाइट दोनों की जाने गई हैं या इंजर हुए हैं लोग और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। पहले तो वाइट्स के लिए एम्बुलेंसेज होती थी, ब्लैक्स को लोग ही उठा के लेके जाते थे। उसके बाद जो बेड एक वाइट पेशेंट के लिए रिजर्व्ड है, उसके ऊपर चाहे वाइट के बेड खाली पड़े हों, उन्हें तब भी उन बेड को यूज नहीं करने देते थे, चाहे वो मर जाए वो इंसान। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन थी। जैसे आपके ब्लैक्स को, जो फुटपाथ होते हैं रोड के साइड में, ब्लैक्स को फुटपाथ नहीं यूज करने देते, ठीक है, वो सिर्फ वाइट्स के लिए रखे हुए थे। उसके बाद ब्लैक्स को वाइट्स के एरिया में रात को आना अलाउड नहीं था 8 बजे के बाद, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी मूवमेंट के ऊपर, हर चीज के ऊपर। वाइट्स जो मर्जी कर सकते थे, ब्लैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी कलर्स भी, ब्राउन भी जो होगी मतलब वो भी ब्लैक्स के साथ ही जोड़ दिए जाते थे। तो नेल्सन मंडेला ने दुनिया भर में, मतलब पहले तो अपनी कंट्री में और उसके बाद पूरी दुनिया में आवाज उठाई रेसिज्म के अगेंस्ट। नेल्सन मंडेला भी नॉन वायलेंस को, पहले वो रेवोल्यूशनरी थे, बाद में उन्होंने भी गांधी जी की फिलॉसफी को भी रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने बोला कि उन्हें भी माफ कर दो, ठीक है। गांधी जी थोड़े एक्चुअली अफ्रीका में ना रेसिज्म के लिए बदनाम है। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी देखो, उस जमाने में अगर तुमने इंडियंस को इंसाफ दिलाना है, तुम्हें इंडियंस को ब्लैक से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। तो गांधी जी का फोकस सिर्फ इस कम्युनिटी के ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें इंसाफ दिलाने के चक्कर में ब्लैक्स के अगेंस्ट थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन की चीजें लिखी, जिसके कारण गांधी जी के अफ्रीका में जगह जगह जितनी भी मूर्तियां पहले लगी हुई थी वो हटाई जा रही, क्योंकि अब गांधी जी को वहां पे अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। पर नेल्सन मंडेला ने एक्चुअली खुद बोला था कि गांधी जी को माफ कर दो, उनकी मजबूरियां थी। गांधी नेल्सन मंडेला ने बोला है कि उन्होंने जो किया अपने टाइम पे चीजों को देखते हुए किया हो, तो उन्हें माफ कर दो। नेल्सन मंडेला डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। नहीं नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है। गांधी जी क्योंकि साउथ अफ्रीका में रहे हैं, ठीक है, इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, तो इस कारण वो साउथ अफ्रीका में मशहूर थे, ठीक है। तो उनके जो विचार थे गांधी जी के, वो नेल्सन मंडेला ने भी अडॉप्ट किए, जैसे नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये सारे इन्होंने भी अडॉप्ट किए, ठीक है। इस कारण तो गांधी जी को एज आइडल कंसिडर करते थे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फैलाने की बात की। वो उनके बहुत बड़े बिलीवर थे डेमोक्रेसी के, ठीक है, और डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, तो ये मेन चीज है। नेक्स्ट, वो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में विश्वास करते थे कि जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिज्म है, प्राइवेट लैंड ओनरशिप है, इससे सब कुछ खत्म करके सारे लोगों में बराबर की चीजें बांट देनी चाहिए। उसी के ऊपर ये भी बात करते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए।
ठीक है, ये भी नेल्सन मंडेला ने बोला है। तो ये हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए पूरा पूरा प्रिंसिपल नहीं समझा रहा, सिर्फ वो क्या क्या चीजों को मानते थे वो बता रहा हूँ। ये कोटेशन हैं, पढ़ लो एक बारी, किसी में डाउट है तो पूछो। सेकंड कोट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑलवेज seems impossible until it's done। कोई भी चीज पहले सोचोगे लगेगा ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकती, ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता, पर जब कर लोगे तब लगेगा कि हाँ यार पॉसिबल था, बस घबरा रहे थे। ठीक है, सेकंड ला ਦੱਸਿਓ ਜੀ। हाँ जी, सेकंड लास्ट। second last, I have been influenced in my thinking, I have been influenced in my thinking by both west and east। इसका ये मतलब है कि देखो नेल्सन मंडेला ने अपने जो फिलोसोफर्स हैं, जो अपने आइडल्स बनाए, वो ईस्टर्न वर्ल्ड से भी उन्होंने थॉट्स उठाए। ठीक है, ईस्टर्न वर्ल्ड का मतलब चाइना, इंडिया, यहाँ पे जो फिलोसोफर्स मशहूर रहे उनसे भी बहुत मशहूर इनकरेजमेंट्स ली, और वेस्ट में भी जो महान फिलोसोफर्स रहे हैं जो ऊपर हमने सब पढ़े हैं उनसे भी अपनी इनकरेजमेंट्स ली। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। तो नेक्स्ट पर्सन इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, ये बेसिकली आपके ब्लैक यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर हैं। इन्होंने ब्लैक्स के लिए सिविल राइट्स की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और इन्होंने नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस, और महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उन्हीं के की प्रिंसिपल नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस अमेरिका में, आज़ाद अमेरिका में 1968 के टाइम इन्होंने 64 के टाइम मतलब ब्लैक्स को राइट्स जाके मिले थे, तो इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। मेन लीडर माने जाते हैं जिन्होंने ब्लैक्स को एक्चुअली हक दिलाए अमेरिका में। तो ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो उन्होंने गांधी जी से नॉन वायलेंस, इन्होंने अपनी बहुत सारी स्पीचेस में भी गांधी जी को रेफर किया, गांधी जी के बारे में बोला भी है, उन्हें बहुत मानते थे, ये भी लिखा है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ओरिजिनली एक्चुअली वो वायलेंट थे कि गन्स वन सब कुछ होनी चाहिए, पर बाद में उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का प्रिंसिपल अपना लिया। क्लियर है? तो ये है मार्टिन लूथर किंग के कुछ कोट्स, एक बार इन्हें भी रिपीट कर। सर एक सिक्स्थ कोट ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ। नेल्सन मंडेला, 1 2 3 4 5 6, when the water starts boiling it is foolish to turn off the heat। ये रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग बोला गया है। जब एक्चुअली रेवोल्यूशन पेस पकड़ रहा हो, स्पीड पकड़ रहा हो, तब कभी भी लोगों का जोश खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने अचानक मूवमेंट बंद कर दी थी, तो वो बहुत ही गलत स्टेप था, क्योंकि लोगों की एक्चुअली पेस बढ़ती जा रही थी। तो जब रेवोल्यूशन अपनी पीक पे हो, तुम बोलो रेवोल्यूशन अभी के लिए कैंसिल, वो सबसे फुलिश डिसीजन। ठीक है, रेवोल्यूशन ठीक है जी। इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कोट्स हैं, इसे भी एक बार पढ़ लो।
अरे लास्ट वाला वो पेट है ना लास्ट वाला थर्ड वाला भी करियो सर एक्सप्लेन। केड़े वाला सर? थर्ड 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 We may have all come on different ships, but we are in the same boat. So basically, चाहे as humans हमें अलग अलग फर्क है, पर आज मतलब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला जाए, ये तो चलो उन्होंने अमेरिका के लीडर थे, ब्लैक्स और वाइट्स के फर्क में बोला, ठीक है, क्योंकि अमेरिका लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, वाइट्स भी वहां पे आए हैं, ब्लैक्स को वहां पे स्लेव्स की तरह लाया गया, और अल्टीमेटली अब वो सब अमेरिका के सिटीजन। इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला जाए तो चाहे हम अलग अलग रेसेस के हैं, अलग अलग रीजन्स के हैं, अलग अलग रिलीजन्स के हैं, पर अल्टीमेटली हम इंडियंस हैं और हमें यही आइडेंटिटी मैटर करनी चाहिए, ठीक है। हमारे डिफरेंसेस को साइड करके एक साथ काम करना जरूरी है। All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence. इसका मतलब मैं भूल गया और इसका मतलब मैं चेक करके बताऊंगा, इसका मैं मतलब भूल गया। सेकेंड लास्ट कोड का मैं मतलब अगली क्लास में बता दूंगा, इसका मैं मतलब भूल गया, ठीक है। जब मैंने लिखी है तब मुझे याद था, मैं भूल गया किस कंटेक्स्ट में बोली गई थी। ठीक है।